नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनआरसी और कैब को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इनका कहना है कि जिस देश के नागरिकों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस देश के नागरिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपना संविधान बनाया और उसकी रक्षा के लिए सरकार चुनी, आज वही सरकार उनसे प्रमाण मांग रही है भारत के नागरिक होने का। ये कैसी सरकार है? मांझी जी, आपका सवाल तो बहुत वाजिब है। वही सरकार जिसको बनाया लोगों ने, वही प्रमाण मांग रही है कि आप नागरिक हैं, प्रमाणित करिए। तो क्या कठिनाई है प्रमाणित करने में? देखिए, हर नागरिक जो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंका, चाहे भाई खोया, पत्नी खोया, बाप खोया, माँ खोया, आज स्थिति ये हो गई है 72 साल में कि वो अब कुछ अपवाद छोड़ करके कहीं नहीं है। 10%, 12%, 15% लोग हैं अपना हेल्म ऑफ अफेयर्स में आ गए हैं। अब आ करके सारा राजपाट जितना लाभ ठेका पट्टा सब वही कर रहे हैं। बाकी 85% है, उसमें 60% मान लीजिए कि जिसका कोई वेयर अबाउट नहीं है। और अगर उससे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि आप प्रमाण पत्र दीजिए तब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में नाम होगा, या फिर आपको हम अधिकार देंगे, नागरिकता का अधिकार देंगे, वो आदमी हम समझते हैं कि अपना प्रमाण पत्र देने में सक्षम नहीं है। सरकार को चाहिए था कि हम उसको इस तरह से बना दें कि उसका प्रमाण पत्र हो। तो विशेष करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, मुसलमान में भी सबसे जो निकृष्ट टाइप के बेचारे लोग हैं, वो किसी के मकान में रह रहे हैं, कहीं काम करने के लिए चले गए हैं और एक मकान में 4-4 आदमी रह रहे हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम है। उन लोगों के सामने तो सही ये प्रश्न उठता है कि अगर प्रमाण खोजेंगे कि प्रमाण दीजिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं, तो वो प्रमाण नहीं दे सकेंगे। इससे साफ लगता है कि गरीब विरोधी, मुस्लिम विरोधी हमारी ये सरकार जो भाजपा की है, उन लोगों को किसी न किसी रूप में वंचित करना चाहता है यहाँ के हर अधिकार से। और इसी के लिए वो एनआरसी भी लाने वाले हैं और फिर सिटीजन अमेंडमेंट कानून भी पास उन्होंने किया है। भले कानून पास किया है, अभी रूल्स नहीं बनाया है, लेकिन सारा रूल्स वगैरह जितना भी होगा सब समझिए कि यहाँ के गरीब के विरुद्ध में ही बातें जाएगी। और ये भी बात है कि आज बांग्लादेश का मामला है। बांग्लादेश से लोग जा रहे हैं आसाम में, 17 लाख हिंदू ही हैं। ये क्या बतलाता है? कहाँ से सबसे हिंदू ला करके अपना वोटरी बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र बना सकें। आज तो यहाँ है धन। आपका आरोप है कि बीजेपी चाहती है कि केवल उसी के वोटर देश में रहें? निश्चित रूप में ये तो गला फाड़ फाड़ करके अमित शाह जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है। प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र बन जाए। उसी रास्ते में ये जा रहे हैं और वही वोटर्स को लाने के पक्ष में हैं। बांग्लादेश में हम तो, पाकिस्तान में तो सुना था कि बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन बांग्लादेश में बहुत तरह की बातें नहीं थी। बावजूद उसके 17 लाख लोग जो रिफ्यूजी के रूप में आसाम में घुसे हैं और उनको नागरिकता की बात आ रही है। क्यों? हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, हमारा आदमी भी वहाँ है, वहाँ का आदमी यहाँ, चाहे बिजनेस के लिए गया हो, चाहे बसे हुए, तो इस लाइन पर एक देश से दूसरे देश से वार्ता होना चाहिए। नहीं तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, वहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय पर मुद्दा को बना करके हम अपने नागरिक को या अपने लोगों को हम वहाँ ठीक रख सकते हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी किसी भी देश का आदमी हो, नागरिक हो, अगर हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है, अगर हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, तो उसको देना पड़ेगा। वो ठीक है, देना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का सुरक्षित आप कहाँ किया है? आप 10,000 या 1 लाख लाइएगा और यहाँ 50 लाख ऐसे हैं जिनको कि कहीं का अभाव नहीं है। तो पहले 50 लाख अपना घर को ना देखिए। यहाँ की जवाबदेही आपकी है, बाहर की जवाबदेही के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ साहब हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। हम भी मानते हैं कुछ हद तक के ठीक है, लेकिन आपके यहाँ जो लोग हैं और जिनका कोई अता पता नहीं है, कोई नागरिक अधिकार नहीं है, उनके बारे में आपका क्या सोच है? आपने भी कहा कि काफी हद तक आप मानते हैं कि ये ठीक भी है, और देश की जनता भी अभी सड़क पर नहीं उतरी है। पार्टियां कर रही हैं विरोध, पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन आम लोग कहां उतर रहे हैं सड़क पर इस कैब के खिलाफ में? देखिए, प्रचार बात नहीं हुई है, इसीलिए आम जन में ये बात जब प्रचारित होगी कि आपके हक को काटा जा रहा है और
ये कह करके कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो सभी हिंदू यहाँ पर सांप्रदायिक नहीं हैं। हिंदू में भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो भी वास्तविकता को समझते हैं। और जिस दिन ये बात लोग समझ जाएंगे, उस दिन इनको हर हालत में ये जो सिटीजन अमेंडमेंट कानून बनाया है, इनको वापस करना होगा। नीतीश कुमार के स्टैंड के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि जेडीयू में भी विरोध होने लगा है एनआरसी और कैब का? नहीं, इस माने में तो कल का गया में उनका एक वक्तव्य था, हमने देखा है। उन्होंने तो कहा है कि साहब किसी धर्म विशेष के लोगों को विशेष चिंता नहीं करना चाहिए, हम उनके पीछे हैं। कहने का मतलब स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को वो मान रहे हैं या लागू करना वो चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार ने जो वादा किया है उस पर भरोसा करना चाहिए अल्पसंख्यकों को? अब इस माने में तो हम विशेष नहीं अभी कह सकते हैं, लेकिन इतिहास तो यही रहा है कि किस समय अपने फायदे के लिए वो पलट जाएंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ये भी इतिहास रहा है कि अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर वो काफी चिंतित रहे हैं, अल्पसंख्यकों के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी। ये भी तो है। वैसी कोई बात नहीं है। वो सरकार में कोई रहें, चाहे नीतीश कुमार रहें, चाहे कुछ भी रहें, यहाँ के नागरिक के हैसियत जो रह रहा है उनको अधिकार देना पड़ेगा, उनको हर तरह की सुविधा देनी पड़ेगी। उस माने में वो काम कर रहे हैं। और नहीं तो हम यही कहना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी एटीट्यूड है, किसी तरह से उनकी कुर्सी बची रहे। आज यही कहते थे कि भाजपा में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं जाएंगे। भाजपा गलत ढंग की पार्टी है, आज उसी के साथ सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए वो कुर्सी के लिए अपने को उसी रूप में वो ढालने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। इसलिए कहा नहीं जा सकता है उनके बारे में कि उनका क्या एटीट्यूड है। अभी भी उम्मीद है कि एनआरसी का विरोध कर सकते हैं नीतीश कुमार? अगर देख लेंगे कि वहाँ परिस्थिति कुछ बिगड़ रही है कुर्सी का, तो हो सकता है वो टर्न ले लें। कुर्सी का स्थिति क्यों बिगड़ेगा? बीजेपी के साथ तो कंफर्टेबल हैं अभी। नहीं, यही ना बात है, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अंदरूनी बीजेपी में भी हम लोग भी सुन रहे हैं जो रवैया इनका रहा है विरोध करने का, दबाव बस आज साथ हो रहे हैं, तो उन लोग भी समझ गए हैं कि कितना दिन हमारे साथ रहने वाले हैं। वैसी परिस्थिति में जिस समय उनका फंदा अगर चलेगा तो शायद वहाँ टिक नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस लेना चाहिए, क्योंकि रघुवंश बाबू लगातार कहते रहे कि आना चाहिए, बीजेपी को हराना है तो सबको साथ होना चाहिए। इस माने में हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अगर बिना शर्त के महागठबंधन में आते हैं और भाजपा को हराने में मदद करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी कीमत पर नहीं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही नहीं ना हैं, और भी तो हैं, तो और हैं, और फोर्स लोग उनको मैंने स्वागत करेगा। और जब रघुवंश बाबू का नाम लिया तो रघुवंश बाबू वहाँ पर भी एक मैंने बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो उसका अर्थ है। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नो एंट्री और रघुवंश बाबू कहते हैं कि एंट्री, तो ये नहीं लगता कि आपस में ही मतभेद है? नहीं, राजनीति में बहुत सी बातें संभावनाओं की होती है, ना कहाँ भी हो सकता है, हाँ करना भी हो सकता है। जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं, रघुवंश बाबू कह रहे हैं कि आप आइए महागठबंधन के साथ, तो मजाक उड़ा रहे हैं। अब उनकी बात है, वो क्यों ऐसा बोलते हैं हम इसके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतनी बात जरूर जानते हैं कि अगर भाजपा को छोड़ करके किसी भी रूप में आते हैं नीतीश कुमार तो कम से कम हम स्वागत करेंगे। अच्छा माजी जी, अभी जो महागठबंधन है लग रहा है कि माइनस आरजेडी महागठबंधन बन रहा है। आरजेडी ने कह दिया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं है। मतलब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था आपने कि हम आरजेडी के बंद को समर्थन देंगे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर जरूरी बता दिया आरजेडी ने। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो प्रश्न आपके बहुत अहम प्रश्न है, हम भी उसके साक्षी हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा या प्रस्ताव आया था राजद की ओर से ही, और तय भी हुआ था कि 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और होगा राजद के दफ्तर में ही। हम लोग सब तैयार थे, लेकिन आधा घंटा के बाद बात आई कि नहीं, से उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमने समझा कि ये उचित काम नहीं कर रहे हैं। एक आदमी जो निर्णय लेगा या एक पार्टी जो निर्णय लेगा वो महागठबंधन का निर्णय नहीं हो सकता है।
इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया और 4 दल के लोग जिसमें कांग्रेस भी थे, हम लोग बैठ करके निर्णय लिया कि हम 19 को भी हमको समर्थन करना है और 21 को भी समर्थन करना है, तो हम लोगों ने किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने कह दिया कि भाई आपके समर्थन के अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमको दरकार भी नहीं है, अपने बलबूते पर बिहार बंद कर लेंगे, और आप अपने से समर्थन कर रहे हैं। हम लोग गठबंधन धर्म को निभाना चाहते हैं और बिना गठबंधन के अगर कोई सोचते हों तो हम समझते हैं कि वो किसी न किसी रूप में उनकी कमी है, और इसका मतलब है कि अल्टीमेटली वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं। महागठबंधन कमज़ोर होगा तो निश्चित है कि भाजपा को फायदा होगा। तो वैसी परिस्थिति में हम हों चाहे और कोई हो, अगर गठबंधन से हट करके काम करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो भाजपा को मदद करना आप चाहता है। हमेशा सलाह देते रहे, चेतावनी देते रहे तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, कि भाई आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और बैठ करके सभी दलों के साथ नेता चुनिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब क्या करेंगे मांझी जी? वो 30 तक हमने दिया है डेट, 30 दिसंबर तक अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो फिर उसका डिसीजन लेंगे। अभी हम क्यों कहें, अभी हम उम्मीद करते हैं कि दिन का भूला राही अगर रात को भी सामने आ जाता है तो उसको भूला नहीं माना जाता है, और हम समझते हैं कि 22 के बाद 21 के बाद हो सकता है कि इस पर गहन विचार हो और फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। हम आशा रखते हैं। मांझी जी, जिस तरह से महागठबंधन के तमाम घटक दलों को ये संदेश दिया तेजस्वी ने कि आपके समर्थन की जरूरत नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, बंद करिए, उससे तो साफ है कि वो आपको नजरअंदाज करना चाहते हैं, कर रहे हैं महागठबंधन के तमाम घटक दलों। ये आप लोग सोचते हैं, हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं। आप इसको पॉजिटिव लेते हैं क्या? और समय आएगा तो अपने आप सारी बातें हो जाएगी। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा सीटों की मांग आप लोग करेंगे, इसलिए आपको पहले से ही वो रखना चाहते हैं औकात में। अभी सीट वीट का मामला नहीं है, सीट तो वही होगा कि जो जीतने वाली सीट है उसी में उसको दिया जाएगा, और मेन मुद्दा हम लोगों का है कि भाजपा को हराना। उसके लिए किसी को कम भी सीट मिलेगा तो कोई चिंता नहीं, इसलिए 5-10 सीट पर मानेगा महागठबंधन का घटक दल? वो सब अभी करने की जरूरत नहीं है कि 5 मिलेगा कि 25 मिलेगा कि 75 मिलेगा या कौन मांगेगा, उसकी चर्चा नहीं। सिर्फ और सिर्फ चर्चा कि भाजपा को हम लोग हराना चाहते हैं, और भाजपा को हराने में अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमजोरी की बात आती है तो कहा जा सकता है कि भाजपा से कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर। आरजेडी 250 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, फिर आपके लिए, कांग्रेस के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, सन ऑफ मलाह के लिए कहाँ सीट बच रहा है? ये तो आप कह सकते हैं 250 आपने कहा साहब, आप कह सकते हैं कि 240 सीट पर लड़ना चाहते हैं, 42 सीट पर लड़ना चाहते हैं, ये तो आपकी बात है। ये संभव है कि 250 सीट पर अकेले आरजेडी लड़े? काल्पनिक बात है, काल्पनिक प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं ये है। संभव नहीं है, काल्पनिक बात। एकदम काल्पनिक बात है। तो आपने सुन लिया जीतन राम मांझी जी का कहना है कि जो आरजेडी की तैयारी है कि 175 से ज़्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना है और बाकी जो सीटें हैं उसी में सबको सलटा देना है, तो होने वाला नहीं है। और जीतन राम मांझी सलाह भी दे रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं कि भाई घमंड ज़्यादा ठीक नहीं है, सबको साथ लेकर चलिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे और बीजेपी को हरा पाएंगे। और नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं कि भाई आप बीजेपी को छोड़िए, महागठबंधन के साथ आइए, आपका स्वागत है, कोई एक दल आपको रोक नहीं सकता है, आपके लिए नो एंट्री का बोर्ड दिखाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप आइए और महागठबंधन के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आपका स्वागत है। तो जीतन राम मांझी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल साफ गोई के साथ बात करते हैं, दिल खोलकर इन्होंने एनआरसी पर बात किया, कैब पर बात किया और बिहार की राजनीति पर भी बात की। आपको इनका दावा सही लगे, इनकी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप भी कर लीजिए। धन्यवाद।